चकिया की डायन एपिसोड 4। अभिमन्यु जब अपने गेस्ट हाउस पहुंचा तो वहां की मालकिन मास्टरनी की आवाज सुनकर उसे अचंभा हुआ, जैसे वो आवाज से बड़े अच्छे से परिचित हो। लेकिन लाइट न होने के कारण वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। रात को जब उसने प्रीति का चेहरा देखा तो दोनों के होश उड़ गए। वो एक दूसरे को ऐसे घूरने लगे जैसे एक दूसरे की जान ले लेंगे। उसी रात अभिमन्यु दशरथ के यहाँ जा पहुंचा और उनसे अपने यहाँ रहने की रिक्वेस्ट की, लेकिन दशरथ ने उसे प्रीति के घर में ही रुकने की सलाह दी। इधर कुछ किलोमीटर दूर एक अधेड़ उम्र का आदमी पैदल एक तरफ चला जा रहा था। उसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था और वो अपने कदमों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा था। वो आदमी मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, भगवान मेरी रक्षा करना, उस चुट्टन के चक्कर में वापस आने में बहुत देर हो गई। बस कैसे भी आज किसी तरह सही सलामत उस डायन से बचा के जिंदा घर पहुंचा देना। और वो बड़बड़ाते हुए पेड़ों से घिरे हुए एक खुले मैदान की तरफ बढ़ा। सड़क के कोने में लगे बिजली के खंभे पर एक पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी धीमी रोशनी सड़क पर बिखरी हुई थी। आदमी वो मैदान पार कर ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजरा। लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। अचानक वो आदमी बहुत डर गया और उसने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन डर और घबराहट से उसके पैर ऐसे अकड़ गए कि वो ताकत ही नहीं लगा पा रहा था। तभी वहां पे अचानक तेज हवा चलने लगी, जैसे कि कोई बवंडर उठा हो। ये सब देख उस आदमी की हालत खराब होने लगी। वो बड़बड़ाते हुए बोला, बचा लो भगवान, रक्षा करो भगवान, बचा लो। वो कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे रास्ते पे कुछ दिखा, जिसने उसे अचंभे में डाल दिया। रास्ते पर कुछ 500 के नोट गिरे हुए थे। वो उन पैसों को देखकर एक पल के लिए डर भूल गया और उन पैसों को बटोरने लगा। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई थी। तभी पैसे उठाते हुए उसके हाथ एक लाल रंग का कपड़ा आ गया। वो बुरी तरह से चौंक गया। तुरंत ही पीछे से एक दर्द भरी मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, सुनिए जी। अचानक ऐसी घनी रात में कोई आवाज सुन वो कांप सा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। अभी उस औरत की आवाज थोड़ा और करीब से आई, वो आपने जो पैसे उठाए हैं वो मेरे हैं। तेज हवा के कारण मेरे हाथों से उड़ गए। पैसों का लालच और मदहोश कर देने वाली आवाज, दोनों के मोहजाल में फंसा वो इंसान पीछे मुड़ा तो सामने का नजारा देख वो हैरत से भर गया। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी, जो किसी बला से कम नहीं लग रही थी। लंबे घने बाल, चटक लाल साड़ी, माथे पर लाल रंग की बिंदी और आधा चेहरा घूंघट से ढका हुआ। एक पल के लिए वो आदमी उसके हुस्न में खो सा गया। वो औरत अभी थोड़ा और करीब आते हुए बड़ी लुभावनी आवाज में बोली, देखिए मैं रास्ता भटक गई हूँ और मेरे पास घर वापस जाने के लिए सिर्फ इतने ही पैसे हैं, तो प्लीज आप मेरे पैसे लौटा दीजिए। तभी अचानक से हवा का एक जोर का झोंका आया और उस औरत का पल्लू एक पल के लिए सरक गया और उसी एक पल में उस आदमी का ईमान भी सरक गया। वो डर को पीछे छोड़ते हुए उस औरत की तरफ बढ़ चला और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पैसे वापस कर दिए। उसने इसी बहाने उस औरत का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज रात मेरे घर पे रुक जाओ, कल सुबह चली जाना।
उसके बदले में मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। उस औरत ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाया। मौका देख वो आदमी उस औरत के और करीब आ गया और उसे बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। वो औरत हंसते हुए बोली, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो शुरुआत है। एक बार इस साड़ी में ढकी मेरी खूबसूरती देख लोगे, फिर तो तुम पागल ही हो जाओगे। ये सुन जैसे उस आदमी की लार टपकने लगी, उसने बेचैन होते हुए कहा, मुझे तुम्हारी खूबसूरती अभी देखनी है। अगले ही पल एक और तेज हवा का झोंका आया और उस औरत का घूंघट एक झटके में उड़ गया। जैसे ही उस आदमी ने औरत का चेहरा देखा, वो थर थर कांपने लगा। उस आदमी की दिल दहला देने वाली चीख पूरे आसमान में गूंज गई। अभिमन्यु जो कि प्रीति के घर की तरफ जा रहा था, उसके कानों में उस आदमी की चीख सुनाई पड़ी। अभिमन्यु उस दर्द भरी चीख को सुन के तुरंत ही उस दिशा में भागा जिधर से वो चीख आई थी। उसने इस बार अपनी पिस्तौल निकाल ली थी और दोबारा उस आदमी की चीख सुनने के बाद हवा में एक फायर भी कर दी। फायरिंग की आवाज सुन के वो आदमी जोरों से चिल्लाया, बचाओ बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी। और उसने किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। डायन ने पीछे से अपने नाखूनों से एक जोरदार हमला किया, जिससे वो आदमी लड़खड़ाकर वहीं गिर गया। लेकिन तभी एक बार फिर आसमान में पिस्तौल की आवाज गूंजी। अभिमन्यु भागता हुआ जैसे ही उस खुले मैदान में पहुंचा, तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक लाल दुपट्टा पड़ा था। अभिमन्यु ने तुरंत ही लाल दुपट्टा उठाया तो उसे याद आया कि ऐसा ही लाल दुपट्टा उसने बरगद के पेड़ के पास देखा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, कौन है यहाँ? कौन चिल्ला रहा था? सामने आओ। तभी अचानक से अभिमन्यु को महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। डर से उसकी चीख निकल गई। कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो नीचे एक गधेड़ उम्र का इंसान लगभग अधमरी हालत में करहा रहा था। अभिमन्यु ने देखा तो उसे बहुत गहरी चोट आई थी। उसकी पीठ पर एक गहरा घाव था और पूरा कुर्ता खून से लथपथ हो रखा था। अभिमन्यु ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ आपको? किसने किया ये सब? वो आदमी इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अभिमन्यु उसे हौसला देते हुए बोला, डरो मत, बताओ कौन था यहाँ? उस आदमी ने किसी तरह एक पेड़ की तरफ इशारा किया। अभिमन्यु तुरंत ही अपनी पिस्तौल पकड़े उस पेड़ की तरफ बढ़ा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। वो बड़ी सावधानी से उस पेड़ के पीछे पहुंचा तो पाया कि वहां कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर भी देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखाई दिया। अभिमन्यु तुरंत उस घायल आदमी के पास आया और उसे उठाते हुए बोला, आपको बहुत चोट आई है, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। क्या पास में कोई हॉस्पिटल है? उस बूढ़े आदमी ने ना में अपना सिर हिला दिया। अभिमन्यु बोला, आप इतनी रात को यहाँ कर क्या रहे थे? यहाँ तो 9 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता। बूढ़ा आदमी कराहते हुए बोला, मुझे बलिया शहर से वापस आने में देरी हो गई। अभिमन्यु उत्सुकतावश बोला, फिर क्या हुआ? बूढ़ा आदमी बोला, मुझे पता है, उस बरगद वाले पेड़ के रास्ते पर चलना मौत के रास्ते पे चलने के समान है। इसीलिए मैं लंबे वाले रास्ते से जा रहा था कि अचानक मुझे वहाँ जमीन पर कुछ 500 की नोट पड़ी हुई दिखी। मैं जैसे ही उन पैसों को उठाने को हुआ,
एक आवाज मेरे पीछे से आई। वो आवाज इतनी जादुई थी कि मैं पीछे देखने पर मजबूर हो गया, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल रही। मैंने उसे देख लिया। ये बोलते बोलते वो आदमी रोने लगा। किसे किसे देख लिया? अभिमन्यु ने हैरानी में पूछा। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, छकिया गांव की डायन को, और वो किसी को नहीं छोड़ेगी, तुम्हें भी नहीं। अभिमन्यु ने देखा कि उस आदमी की हालत खराब हो रही थी। उसने फौरन ही सरपंच को फोन मिला दिया। अभिमन्यु ने किसी तरह उस घायल आदमी को उठाया और कंधे का सहारा देकर उसको वहां से ले जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और वो बूढ़ा आदमी अभी भी डर के कारण कांप रहा था। उसे अभी भी लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उस पर हमला हो सकता है। यहाँ तक कि खुद की जमीन पर पड़ती परछाई को देखकर भी उसकी रूह कांप रही थी। अभिमन्यु ने उस आदमी का डर भांप लिया और उससे नरम आवाज में बोला, आप मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब आप पर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। मुझ पे भरोसा रखिए। अभिमन्यु के मुंह से ऐसे शब्द सुन उस आदमी को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। तभी दूर से अभिमन्यु को एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी और कुछ ही पलों में एक गाड़ी मैदान की तरफ आती दिखाई दी। वो गाड़ी अभिमन्यु के पास आकर रुकी और उसका दरवाजा खोलकर सरपंच हड़बड़ाहट में बाहर आए। सरपंच ने उस बूढ़े आदमी को देखते ही पहचान लिया और हैरानी से उसके घावों को देखने लगे। सरपंच चिंतित भाव से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हुए बोले, अरे लाल सिंह, ये सब कैसे हुआ? किसने इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया तुम्हें? वो बूढ़ा आदमी दर्द में कराहते हुए बोला, वो डायन वापस आ गई है सरपंच जी। वैसे ही नैन नक्श, लंबे बाल, वही खौफनाक आंखें, ठीक वैसे ही जैसे 25 साल पहले थे। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ करिए सरपंच जी। आज मैं था, कल आप भी हो सकते हैं उसका शिकार। सरपंच ये सुनकर अचानक घबरा गए। उनके माथे पे चिंता की लकीरें उभर आई। अभिमन्यु उनके हाव भाव को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके मन में एक सवाल उठा, ये सरपंच हमेशा डायन वाली बात पर सक पका क्यों जाते हैं? आखिर मामला क्या है? अभिमन्यु ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से सरपंच की नजर अभिमन्यु पर पड़ी, जैसे उन्होंने अभिमन्यु के मन की बात पढ़ ली हो। सरपंच हड़बड़ाहट में बात को घुमाते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हमें इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। सरपंच की मदद से लाल सिंह को गाड़ी के पीछे वाली सीट में बिठाया गया और अभिमन्यु आगे की सीट पर सरपंच के पास बैठ गया। सरपंच के चेहरे पर अब भी तनाव था, जैसे कि उनको कोई गहरी चिंता खाए जा रही हो। सरपंच ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चल दिए। गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अभिमन्यु ने सरपंच की तरफ देखते हुए पूछा, कितना दूर है यहाँ से अस्पताल? सरपंच रोड की तरफ देखते हुए बोले, इस वक्त चकिया में तो कोई भी दवाखाना खुला नहीं होगा। यहाँ से 1.5 घंटे दूर एक अस्पताल है, वहीं ले चल रहा हूँ। अभिमन्यु ने एक नजर पीछे मुड़कर लाल सिंह की तरफ देखा, जो दर्द के मारे करा रहा था। उसका कुर्ता खून से लाल हो रखा था। अभिमन्यु ने ध्यान दिया कि लाल सिंह की आंखें बेहोशी के कारण धीमे धीमे बंद हो रही है। अभिमन्यु उसे हौसला देते हुए बोला, हिम्मत रखिए लाल सिंह जी, बस कुछ ही देर में हम अस्पताल पहुंच जाएंगे, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सरपंच तेजी से गाड़ी चलाते हुए कुछ ही समय में एक छोटे से अस्पताल के बाहर आ पहुंचे। गाड़ी रुकी और अभिमन्यु ने जल्दी से उतर के गाड़ी का दरवाजा खोला। तुरंत ही सरपंच और अभिमन्यु लाल सिंह को कंधा देते हुए अस्पताल के अंदर ले गए। डॉक्टर उसका गहरा घाव देख बोले, ये घाव तो काफी गहरा है, टांके लगाने पड़ेंगे।
थोड़ा दर्द और झेलना पड़ेगा। लाल सिंह दर्द भरी आवाज में बोला, कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, बस मैं अब जल्दी से घर जाना चाहता हूँ। डॉक्टर उसको भरोसा दिलाते हुए बोले, चिंता ना करो, जल्दी आप अपने घर में होंगे। वैसे ये इतना भयानक घाव आपको लगा कैसे? ये सुनते ही लाल सिंह की नजर सरपंच पर पड़ी, जो गंभीर चेहरे से उसे ही देख रहे थे। अभिमन्यु ने उन दोनों को देखा और एक बार फिर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि कोई बड़ा राज उससे छिपाया जा रहा हो। डॉक्टर टाँके लगाते हुए बोले, लगता है किसी नुकीली चीज से वार किया गया है। लाल सिंह की आंखों के सामने एक बार फिर वो भयानक सा दृश्य घूमने लगा। उस डरावनी डायन के लंबे बाल, उसकी भयानक सी आंखें और वो लाल बिंदी, उसके खौफनाक नुकीले नाखून और दिल दहला देने वाली चीख। ये सब कुछ फिर से एक बार सोचते हुए लाल सिंह की चीख निकल गई। डॉक्टर को लगा कि वो दर्द के मारे चीख रहा है, इसलिए वो उसका हौसला बढ़ाते हुए बोले, बस बस हो गया, अब कोई दर्द नहीं होगा। ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि घाव बहुत ज्यादा गहरे नहीं हुए, वरना बचना मुश्किल हो जाता। लाल सिंह अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये सब हमारे नए इंस्पेक्टर साहब की मेहरबानी है। अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचते तो वो डायन मेरा खून पी जाती। डॉक्टर लाल सिंह की बातें सुन चौंकते हुए बोले, डायन? लाल सिंह सहमी हुई आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, आपने चकिया गांव की डायन की कहानी सुनी तो होगी। वो डायन वापस आजाद हो गई है। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाल सिंह क्या कह रहा है। सरपंच ये सब बातें सुन रहे थे और उनके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी थी, मानो वो कुछ जानते हो। डॉक्टर फिर से हैरानी में बोले, डायन आजाद हो गई है? ये सब क्या कह रहे हो? सरपंच तुरंत बोले, डॉक्टर साहब, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, आप इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें। ये सुन लाल सिंह के मुंह से निकला, मनगढ़ंत नहीं, सच है। इससे पहले लाल सिंह कुछ और बोले, सरपंच ने तीखी नजरों से उसकी तरफ देखा, मानो वो लाल सिंह को अनकही सी धमकी दे रहे हो। और अगले ही पल लाल सिंह डर के मारे चुप हो गया। वहीं खड़ा अभिमन्यु ये सब देखकर हैरान रह गया। उसे बड़ा अजीब लगा। उसने इतना जरूर समझ लिया कि सरपंच कुछ तो जानते हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात है? क्या सरपंच अभिमन्यु की मदद करेंगे? क्या इन सब हत्याओं में सरपंच का कोई हाथ है? क्या अभिमन्यु जान पाएगा डायन का सच और सुलझा पाएगा इन हत्याओं की गुत्थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।